राघवेंद्र 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर गृह मंत्री अमित शाह के कड़े बयान पर है, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडे एक ही तरह के हैं, जिस पर राजनीति जारी है। दूसरी खबर आपको बताएंगे पीएम के श्रीनगर दौरे पर, जहां उन्होंने एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तीसरी खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर है, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम ओपन लेटर लिखा है। चौथी खबर बिहार से है, जहां बिहार के नवादा में दलित बस्ती में दबंगों ने 80 घरों में आग लगा दी है, जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर गृह मंत्री अमित शाह के कड़े बयान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद हो गया है। आसिफ ने कहा था कि वे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडे एक ही तरह के हैं। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखे हैं। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वे पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान के बाद अब जो बयानों का सिलसिला वो लगातार जारी है। जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा से चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बाद जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से अमित शाह ने भी सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी को लेकर, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी का गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, इसको लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। अब देखना होगा इन सवालों के जवाब में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। हालांकि कुल मिलाजुलाकर सवाल इस बात पर कि 370 और 35(1) की बहाली को लेकर जो बातचीत चल रही थी, जिस पर राजनीति लगातार इस पर सियासत भी होते नजर आई। लेकिन अब देखना होगा कि इस बयान के बाद जो विवादों का सिलसिला है वो कहां तक जाता है और कहां थमने का नाम लेता है। फिलहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इंदुकांत झा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। माफ कीजिएगा, इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इंदुकांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया हाइट पर आपका। एक सवाल, उसका जवाब और उस जवाब पर सियासत। सवाल ये पूछा गया ख्वाजा आसिफ से कि क्या पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35(1) की बहाली पर एक मत है। इस पर जवाब आता है ख्वाजा आसिफ का कि बिल्कुल हमारी मांग भी यही है। और यहीं के बाद से जो है इंदुकांत जी, सियासत जो है वो गर्म है कश्मीर में। किस तरह से इन सारी चीजों को देख रहे हैं? अमित शाह का आरोप है कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक अलग आरोप है। तो इन सारे विवादों को आप अपने दृष्टिगत तरीके से किस तरह से देखते हैं? जी नमस्कार राघवेंद्र जी। देखिए, जो बातें आज आई हैं ये नई नहीं है, ये पुनरावृत्ति में मानता हूँ। आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो जो कांग्रेस के बयान आए थे उस दौरान, जो राहुल गांधी जी के बयान आए थे, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था इस सरकार के कदम का, केंद्र सरकार के कदम का। और जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया था इमरान खान ने, तो उस दौरान वहां के वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्लिपिंग्स लगाई थी कांग्रेस के जो विरोध के थे और राहुल गांधी के जो बयान थे, और कश्मीर में उनके जो झूठे आरोप थे लोगों पे अत्याचार के, लोगों की परेशानियों से जुड़े हुए, और इसको सबूत के तौर पर पेश किया था संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में। और उस समय भी इसका कोई खंडन नहीं उचित ढंग से आया था कांग्रेस की ओर से। तो देखिए, कांग्रेस सीधे तौर पर बेशक पाकिस्तान के इन एजेंटों के साथ और इन भारत विरोधी ताकतों के साथ न जुड़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके कदम, उसके बयान भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर जो उनके कामकाज है कांग्रेस और उनके नेताओं के, वो पाकिस्तान के हित में हो जाते हैं, पाकिस्तान उसका फायदा उठा लेता है। और मैं मानता हूं
कि एक तो ऐसी बातें करने के पहले बहुत सोच समझ के मुद्दों को रखना चाहिए कांग्रेस और उसके नेताओं को, खासतौर से राहुल गांधी जी को। और दूसरा, यदि उनके मुद्दों का कहीं कहीं गलत निहितार्थ उठाने की कोशिश करे पाकिस्तान और उसके मंत्री या वहां के लोग, तो उसका तुरंत खंडन होना चाहिए। अदरवाइज आपको याद होगा कि मणिशंकर जी ने पाकिस्तान में जाकर के कहा था कि ये मोदी के रहते भारत और पाकिस्तान में बातचीत और संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, इस मोदी को हटाने में पाकिस्तान को भी हमारी मदद करनी होगी। और इसका कभी भी कठोर ढंग से इसका खंडन नहीं किया कांग्रेस ने। तो ये चीजें जो 370 और 35A पे भी आ रही हैं, इस पे कांग्रेस को खुलकर अपनी बात करनी चाहिए। अदरवाइज देखिए राघवेंद्र जी, 370 हटाने का विरोध किया था कांग्रेस ने, आपको याद होगा। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस ने कहा था हम पावर में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर देश का माहौल देख करके इस चीज पर चुप्पी साध कर रखे हुए कांग्रेस, और जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने 370 वापसी की कोई चर्चा नहीं की है, जबकि उनके अलायंस पार्टनर एनसी ने की है। और एनसी के उस बयान पर, उस मत पर कांग्रेस चुप है। ये क्या है? लेकिन इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया हिंदुकान जी, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमसे क्या लेना देना है, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पहले अपना देश संभाले, दूसरों के मामले में दखल ना करे। तो इस ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद, जवाब के बाद उमर अब्दुल्ला इस तरह से बोलते नजर आए। हालांकि इस मुद्दे पर एक साथ पक्ष और विपक्ष अपने देश में तो पहले नहीं आ पा रही है, हालांकि दूसरे देश को ये अपना काम धाम जरूर समझा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, आर्टिकल 370 और 35A से कश्मीर की तस्वीरों में तब्दीली हुई है क्या? अगर हुई है तो कितना जरूरी है इसका वहां कायम रहना, या इसको फिर हटा दिया जाना? हिंदुकान जी, इस पर जरा सा विस्तार से आप चर्चा करिए। चलिए, हिंदुकान जी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर से कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने के लिए। लेकिन देखिए, जो खबर है, ये खबर साफ तौर पर यह इशारा करती है कि अपने देश के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े रहना चाहिए, वरना इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से आज ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री पाकिस्तान ने हमारे देश के मामलों पर, भारत के मामलों पर जिस तरह से बयानबाजी करते उन्होंने कहा कि 370 बिल्कुल वहां लागू नहीं होना चाहिए, उसके पक्ष में वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही कहना है, उनके संकल्प पत्र में भी ये बिल्कुल साफ तौर पर दर्ज है कि उनकी सरकार बनती है, उनके साथ गठबंधन में कांग्रेस भी है। ये बड़ा मुद्दा हो जाता है, इसलिए राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गठबंधन की सरकार बनती है, तो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली फिर से कर दी जाएगी। इसी को लेकर जो पूरा विवाद इर्द गिर्द घूम रहा है। चलिए हिंदुकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, खबर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और जो स्वर्ग में ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो इसमें यह चाहिए कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आए। लेकिन जब विचारधाराओं की बात आती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग अपनी विचारधारा के साथ चलती है, कांग्रेस एक अलग विचारधारा के साथ चलती है, और भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। लेकिन बात जब देश हित की आती है, बात जब राष्ट्र हित की आती है, तो सभी विचारधाराओं के पक्षधरों को एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एक मत पर किसी भी बिल का स्वागत करना चाहिए और देश हित में फैसले लेने चाहिए। दूसरी खबर पीएम के श्रीनगर दौरे को लेकर है, जहां उन्होंने रैली पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कहा, हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे, भाजपा है इसे पूरा करेगी, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। इसके पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को लेकर कहा कि इन तीन खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा है, इनके कारण ही यहां के युवा तरक्की नहीं कर पाए। पिछले 6 दिन में राज्य में पीएम मोदी का यह दूसरा कश्मीर दौरा है। इससे पहले वो 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए
मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। पहले ये खबर समझिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की बयानबाजी के बाद मोदी आज फिर से वहां पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। उनकी लगातार ये दूसरी रैली है। श्रीनगर में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस बीच मोदी ने भी एक बात साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से हमने भी जनता से वादा किया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे और इस विधानसभा चुनाव के बाद वो दर्जा हमारी ही सरकार दिलाएगी, यानी मोदी की गारंटी में ये शामिल था और इस गारंटी को पूरा नरेंद्र मोदी ही करेंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये कि राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी दावेदारी पेश कर रही है। इस बीच देखना यह होगा कि इस फैसले पर, इस गारंटी पर आखिर जनता किसके साथ जाती है। हालांकि आर्टिकल 370, 35 ऐसी तमाम जो बातें हैं वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले मुद्दों के तौर पर सामने आई और ये मुद्दा जो है वो लगातार सियासी गलियारों में एक अलग रंग देते नजर आया रहा है शुरू से ही, और इस बार भी इन्हीं दोनों मुद्दों को आधार बनाकर वहां विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा दिलाने के बीच जो पूरी सियासी प्रक्रिया है वो फंसी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि इन सारी प्रक्रियाओं को पार करके आखिर कौन सी वो पार्टी है जो जनता का विश्वास हासिल करेगी जम्मू कश्मीर में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी आज मन से संबोधन के दौरान यही कहते आए कि राज्य का दर्जा उनकी सरकार दिलाएगी और ये मोदी की गारंटी है। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग में इतिहास रचने के बाद मोदी ने लोगों से अपील भी की कि जब 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी, रिकॉर्ड वोट परसेंटेज बढ़ने चाहिए, जो वोट परसेंटेज के ग्राफ है वो बढ़ने चाहिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम ओपन लेटर लिखा है। नड्डा ने लिखा है कि आप राहुल गांधी समेत अपने नेताओं की करतूतों को भूल गए हैं या फिर उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया है। ये उस चिट्ठी का जवाब है जो खड़गे ने 17 सितंबर को पीएम मोदी की नाम लिखी थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में खड़गे से पूछा है कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री समेत पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा है, जिसकी मानसिकता पूरा देश जानता हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। तो राहुल के धमकी वाले मामले पर नड्डा ने खड़गे को जवाब देते हुए चिट्ठी लिखी है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठी लिखी थी और उनसे अपील किया था कि जो आरोपी हैं इसमें, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अब नड्डा ने जिस तरह से हमलावर होते हुए खड़गे को चिट्ठी लिख दिया और उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि आप अपनी मजबूरी बताइए जिसके पीछे आप करतूतों को छिपा रहे हैं राहुल गांधी के। खड़गे जी की मानसिकता बताता है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा कि 20 सीट अगर मिल गया होता तो नरेंद्र मोदी सहित इन लोगों को जेल में डाल देते। ये तानाशाही मानसिकता है, ये राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मुसलमानों का कर्नाटक सहित पूरे देश में हंगामा कर रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। ये बदलता बांदा है, ये भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें तो जो कामदनाथ की परिक्रमा है,
बोलो उस पर पुष्प वर्षा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? और एक समय भक्तों पर गोली चलती थी कि नहीं चलती थी? याद रखोगे? गिरिराज सिंह का बयान। गिरिराज सिंह जो अपने आप में फायर ब्रांड नेता जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुलकर बातचीत करते हैं हर मुद्दों पर। इस मुद्दे पर भी उनका बयान सामने आया, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं पर जो कहीं ना कहीं इस बयान को सही साबित करने में लगे हुए हैं और राहुल गांधी की छवि जो है आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नड्डा ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में साफ तौर पर वो सारी बातें उन्होंने रखने की कोशिश कर दी है और जिस पर खड़गे ने कहा था कि पीएम को अपने नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए, इसका जवाब सेम टू सेम उसी स्टाइल में डिट्टो उन्होंने खड़गे को चिट्ठी लिखकर दे दी है। अब देखना होगा कि इन चिट्ठियों के हेर फेर में, इन चिट्ठियों के वार पलटवार में जवाब जो है वो क्या सामने निकल कर आती है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी हुई थी, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता ने जो बयान दिया था, विवादित बयान बताकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही थी। धमकी वाला जो मामला था वो भी सामने आया था, उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर थी। लेकिन उन सारे सवालों का जवाब खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में तमाम सवाल किए, उन सारे सवालों का जवाब अब आज जेपी नड्डा ने खड़गे के नाम चिट्ठी लिखकर दे दिया है। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, देखिए क्या कुछ जानकारी है इसमें? जानकारी की तो कोई बात नहीं है, विवादों का मसला है, विवादों का मामला है, लेकिन ये विवाद जो है अब चिट्ठियों के हेरफेर में तब्दील हो गया है। एक तरफ खड़गे ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, दूसरी तरफ आज जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिख दी है। क्या है इस चिट्ठी में और क्या लगता है इस चिट्ठी के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज होने वाली है क्या? अनंत, देखिए अभी चिट्ठियों की सियासत चल रही है। कभी खड़गे साहब लिखते हैं, कभी नड्डा जी लिखते हैं। तो जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को महिमा मंडित करना अब खड़गे की मजबूरी बन गई है। दरअसल देखिए अब चुनावी माहौल है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में हो रहे हैं। ऐसे में नड्डा ने लगभग 3 पन्नों का ये लेटर लिखा है। खड़गे ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा था, जो खड़गे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और एक बीजेपी नेता के राहुल गांधी को आतंकी कहने पर पत्र लिखा था। इस भाषा पर उन्होंने ऐतराज जताते हुए लिखा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उनके अपने सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया है वो भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कर दिया। कुल मिलाकर वही है कि जो बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बताया था, उसके बाद से ये पूरी सियासत देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, ये खड़गे ने कहा सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने वालों को 11 लाख रुपए इनाम देने की बात करता है। दिल्ली में एक बीजेपी के नेता एवं पूर्व विधायक उनका दादी जैसा करने की धमकी देता है। तो कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने ये हैरानी जताई है, पीएम मोदी से कहा है कि आपके और आपके सहयोगी दलों के नेता जिस तरह से लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बेहद गलत बात है। और इसी के बाद नड्डा ने भी पत्र लिखा है, कहा कि आप लोगों ने भी, सोनिया गांधी ने भी मोदी को मौत का सौदागर कहा था। कुल मिलाकर लेटर की सियासत है, पत्र की सियासत है। अब इस पर लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है, लेकिन ये कहाँ तक जाती है अभी देखने वाली बात होगी। ठीक है अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए जिस तरह से अनंत लगातार कह रहे थे कि वार और पलटवार दोनों तरफ से है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये गिनवा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की और एक बड़ा आरोप, एक बड़ा नाम दे दिया, सबसे बड़ा आतंकी कह दिया। तो उसके जवाब में जिस तरह से नड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम को भी मौत का सौदागर बताया गया था, यानी जो ये जुबानी जंग है अब चिट्ठियों में तब्दील हो गई है। देखना ये होगा कि ये जुबानी जंग जो चिट्ठियों में तब्दील हुई है, इसका सिलसिला कहां तक जाता है और आखिर ये थमता कहां है।
तो चौथी और बड़ी खबर ये कि बिहार के नवादा में दलित बस्ती में दबंगों ने 80 घरों में आग लगा दी। इस दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की, लोगों के साथ मारपीट भी हुई। इसके बाद यहां तनाव बना हुआ है। गांव में हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना की वजह से जमीन विवाद बताया जा रहा है। मामला नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। आगजनी में कई मवेशी भी जल गए हैं। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब तक घर में रखे सामान जलकर राख हो गए हैं। घटना की वजह जमीन विवाद है। गांव के एक बड़े भूखंड पर दलित परिवार रहते हैं। इसी भूखंड को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। इसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की देर शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया, मारपीट की और घरों में आग लगा दी। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले में किस तरह राजनीति हो रही है। साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। नेता प्रतिपक्ष बिहार जिस तरह से अब इस दबंगों के कारनामों के बाद सियासत तेज हुई है। अगर मेन पॉइंट्स की बात करें, इसमें अगर मुख्य बिंदुओं से अगर आपको विस्तार से बताया, पहले वो तस्वीर देखिए किस तरह से वो जो पूरी बस्ती थी आग के हवाले हो गई। दबंगों ने पूरी बस्ती को, पूरे वहाँ जो जितने भी घर थे उनको आग के हवाले कर दिया। हालांकि लोगों के हताहत या लोगों की मृत्यु की कोई खबर नहीं है, लेकिन वो जो बस्ती थी अब उजड़ गई है। जहां इस अगजनी से पहले लोग मुस्कुराते थे, अब वहां आप जाएंगे तो सिर्फ राख और राख ही मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से जिस महादलित बस्ती में आग लगाई गई है वो जमीन बिहार सरकार की है। महादलित परिवार के लोग यहाँ 20 साल से रह रहे थे। जहां ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आग लगा दी गई, जिसको बिल्कुल शमशान में तब्दील कर दिया गया है, इस जमीन पर 20 साल से लोग रह रहे थे और ये जमीन बिहार सरकार की थी। नंदू पासवान, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, नंदू पासवान गौतम पासवान के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। गौतम पासवान महादलित बस्ती का नेता भी है, इसलिए इसमें सियासत भी तेज है। बुधवार शाम 7 बजे नंदू पासवान अपने लोगों के साथ वहां आता है, दबंगई करता है, फायरिंग करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है। हालांकि एक आरोप उस पर यह भी है कि वो धीरे धीरे वो बिहार सरकार की जमीनों को बेचना शुरू कर दिया था, जिसके खिलाफ में वहां के लोग खड़े होने शुरू हो गए थे। तो इसका भी डर कहीं ना कहीं नंदू पासवान को सता रहा था कि अगर लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए तो उसकी पूरी राजनीति जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। इसी डर से वो लोगों को धमकाने के लिए बुधवार देर रात 7 बजे वहां पहुंचता है, दबंगों के साथ दबंगई करता है, फायरिंग करता है और फिर पेट्रोल डालकर वो पूरी बस्ती को जला देता है, जिसकी तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कपिल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, देखिए जो बिहार से तस्वीरें आ रही हैं, भयावह है, डरावनी है और विचारणीय भी है। कैसे हुआ इस पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को, क्योंकि 80 लोगों का घर जला है, उस बस्ती में 80 घरें जल गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, सरकार इस पर राजनीति कर रही है, बयानबाजी हो रही है। जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें, सरकार की कार्रवाई की बात करें, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेते नजर आ रहा है बिहार से? कपिल, देखिए, बिहार में ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 80 दलित परिवारों के घर जला देना ये एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है। ये एक्चुअली मामला जमीन विवाद को लेकर है। जो वहां के दबंग हैं वो दलितों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और उनकी जमीन को हटाना चाहते थे, उनके घरों को वहां से तोड़ना चाहते थे। तो ये विवाद काफी पुराना है। इसके लिए कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, पर विवाद सुलझा नहीं तो दलितों ने दूसरे हथकंडे अपनाए इनको हटाने के लिए। तो एक कल की रात इन लोगों ने पूरे गांव, मतलब जो दलित परिवार हैं, उनके घरों पर हमला किया
और साथ ही साथ पूरे सभी घरों को जला दिया। और जो वहां परिवार रहते थे उन लोगों का आरोप है कि जो दबंग हैं उन लोगों ने मारपीट भी की है। मतलब कई लोग इसमें गंभीर घायल भी हुए हैं। मतलब ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि दबंग जिस तरीके से पूरे बिहार में सक्रिय है, दबंगों की राजनीति मानी जाती है, और इस तरीके की घटना सामने आती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ठीक है कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार के इस गांव की जो स्थिति है वो देखिए किस तरह से जलकर धुएं में और राख में तब्दील हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।